Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of circular motion topic. Today we are going to discuss about maximum speed along horizontal curve road as well as maximum speed along bank curve road. तो सबसे पहले horizontal curve road हम स्टडी करते हैं, फिर how are we shifting to bank road and why are we shifting to bank road, that particular point we'll discuss. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा मैक्सिमम स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, जो नॉर्मल रोड है और कहीं पे टर्न है. बेसिकली हम उस कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो इस कंडीशन में ना हम पहले व्हीकल को इमेजिन कर लेते हैं. तो वी विल इमेजिन व्हीकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो जो व्हीकल का पोजिशन है, सो अगर मैं व्हीकल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं तो डायग्राम इज लाइक दिस. सो अब मैं कौन से सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो लाइक आई हैव ड्रॉन द व्हीकल लाइक दिस. ठीक है, अब व्हीकल को ना पीछे से या फ्रंट पार्ट से आप देख रहे हो, दैट्स अप टू यू, कि जैसे भी आप डिसाइड करना वो हिसाब से देख लो. बट मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि हम बिहाइंड से ही देख रहे हैं, दैट विल बी बेटर. तो ये इसका व्हील हो गया. ठीक है, व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम बिहाइंड. ठीक है, और जो भी डिस्क्रिप्शन होगा हम इसके सेंटर से देंगे यहां से. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हीकल. सो अब ये इस केस में कैसा हो गया कि अब ये जो व्हीकल है ना, व्हीकल इज एक्चुअली गोइंग लाइक दिस. व्हीकल एक्चुअल आपका ऐसे जा रहा है. ठीक है, उस फ्रेम में हमको क्या करना, स्टडी करना. तो अभी ये जो आप इमेजिन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ रोड है, और ये जो रोड है, रोड का कर्वेचर है ना, जो रोड का कर्वेचर है उसका रेडियस का वैल्यू है वो आर हो गया. आप उसको स्मॉल आर ले लो, कोई इशू नहीं है. तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड. और ये जो व्हीकल है, व्हीकल का मास हमने ले लिया है, तो स्मॉल एम जो आर हो गया वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड. इसके बाद क्या हो गया कि ये जो व्हीकल है इट्स गोइंग विद सर्टेन वेलोसिटी. तो ये सर्टेन वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एक्चुअली जा रहा है ऐसे. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है. ठीक है, अब क्या होता है कि इस व्हीकल को ना टर्न लेना है. दिस व्हीकल वांट्स टू टेक टर्न अलोंग दिस कर्व रोड. इस कर्व रोड पे उसको टर्न लेना है. तो टर्न लेने के लिए ना क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीजों में हमें फोकस करने की जरूरत है. तो सपोज करो ना, अभी देखो एग्जांपल के लिए मैंने ना अभी जैसे ये टॉय कार में यूज कर लेता हूं. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होगा, ये इस सिनेरियो में आप कंसीडर करो कि जब ये यहां पे है, ऐसे रोटेट होकर या ऐसे टर्न करना चाहता हूं, मतलब इट वांट्स टू टर्न लाइक दिस. ठीक है, ऐसे टर्न करने के लिए क्या सिनेरियो है, व्हाट इज रिक्वायर्ड. हो सकता है कि ना जब ये टर्न ले रहा होगा तो ये व्हीकल स्किड हो जाए. इट मे स्किड लाइक दिस. व्हाइल टेकिंग टर्न इट मे स्किड लाइक दिस. तो ये जो स्किड हो रहा है ना, ये क्यों होगा, और स्किड नहीं हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है. तो पहले हमने ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, व्हेन अ व्हीकल इज टेकिंग टर्न, उस टाइम पे व्हीकल आपका स्किड हो जाता है. तो सबसे पहली पॉइंट है कि अगर बॉडी ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन में ना दो कंडीशंस होते हैं. एक तो हो गया मोशन में है जो फोर्स एक्ट होगा, सर्कुलर मोशन, तो वहां पे हम ले रहे हैं फोर्स. एक हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center, and second one is the away from the center. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि towards the center का मतलब कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल. towards the center मतलब हो गया सेंट्रीपिटल, और away from the center का मतलब हो गया सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल. तो अब अगर एक और चीज देखते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, mv² अपॉन r हम लेते हैं, या हम लेते हैं mr ओमेगा स्क्वायर. तो आप जो भी कंसिडर करना, तो बस यहां पे क्या करना, हमको डायरेक्शन से मतलब है. जब आप व्हीकल को ना टर्न ले रहे हो, मींस व्हेन यू आर टेकिंग टर्न, व्हीकल विल स्किड. तो व्हीकल अगर स्किड हो रहा है तो कौन सा फोर्स इसमें से एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर. तो मान लो अगर ये व्हीकल है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियल लाइन ये एक्ट होगा, और अवे फ्रॉम द सेंटर होगा इस तरीके से. तो ये कौन सा फोर्स होगा, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r. मतलब एट द मोमेंट जो व्हीकल का मास है वो लेना है, एट द मोमेंट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है व्हीकल के ऊपर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है कि ये व्हीकल स्किड हो आपका. मतलब अगर ये व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है, तो ये टर्न होते टाइम में ऐसा स्किड हो जाए, ये क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्राई कर रहा है इन दैट वे.
लेकिन हमारा टास्क क्या है, वी वांट टू स्टॉप इट, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब व्हीकल ना टर्न लेता है, तो जब व्हीकल टर्न लेता है तो यू कैन सी कि व्हाइल व्हीकल इज टेकिंग टर्न, यू कैन सी देयर इज अ बेसिकली व्हील्स ऑफ द व्हीकल। जब वो स्किड होता है ना, स्किड होने के टाइम पे देयर इज अ समथिंग व्हिच विल ट्राई टू स्टॉप इट और व्हिच विल अपोज द मोशन व्हाइल इट इज स्किडिंग। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टाइम पे कुछ तो है जो उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। सो वो क्या होता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अंडरस्टूड। सो अब आप यहां पे मेंशन होता है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सो अगर आपको लेना है तो आप ले लो म्यू, क्या है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ दैट व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ रोड। सो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड, ठीक है। तो इसकी वजह से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एक नया फोर्स कंसिडरेशन में आता है, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स opposes the motion of vehicle while skidding, motion of vehicle while skidding। तो जब ये व्हीकल स्किड हो रहा है उस टाइम पे क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब व्हीकल स्किड होके आउटवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तभी अपोज कर पाएगा जब उसकी वैल्यू या तो सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। अगर उससे कम होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या कह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब यहां पे ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या होना चाहिए, या तो ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल। मतलब मिनिमम वैल्यूज में अगर आप ले रहे हो तो इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ हो गया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज व्हाट, कैपिटल एफ सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज व्हाट, mv² अपॉन क्या होता है, ये r होता है। बट व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले लर्न किया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया इनटू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन पे भी फोकस कर लेते हैं। तो देखो एक चीज तो आप इतना समझ लो, अच्छा ये ना मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो एक्चुअली इट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप इस तरीके से समझ लो कि अगर ना व्हीकल ऐसे जा रहा है, मतलब व्हीकल इज गोइंग लाइक दिस, व्हीकल अगर ऐसे जा रहा है तो हम ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। देखो अभी ये मार्कर को मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं, दिस मार्कर, तो ये जो होगा ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे है, दिस इज द वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब जो इस व्हीकल का जो वेट होगा दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, उसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन की तरह एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। सो एक काम करता हूं मैं, वेलोसिटी यहां पे एरो जैसे मैंने दे दिया, सो दिस एरो विल इंडिकेट इट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी तो आप क्या कर सकते हो, इस व्हीकल के नेक्स्ट में ऐसा एरो ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। अच्छा अब एक छोटा सा कंडीशन होता है कि ये जो टायर है ना, लेफ्ट हैंड साइड का टायर है वो साइड, मतलब पैरेलली बोथ, ये जो है आपके लेफ्ट एंड के ये जो दोनों टायर है ना, इनके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन n1 एक्ट हो रहा है, ये दो टायर पे नॉर्मल डायरेक्शन n2 एक्ट हो रहा है। मतलब इन दो टायर्स के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन n1 एक्ट होगा, इन दो टायर्स पे नॉर्मल डायरेक्शन n2 एक्ट होगा। यू इमेजिन इन दैट वे, ठीक है। तो ये टायर के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन n1 और इसके अगेंस्ट में नॉर्मल डायरेक्शन n2, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तो n1 हो गया और n2 हो गया। और ओवरऑल जो व्हीकल है ना वो कितना नॉर्मल डायरेक्शन एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एक्सपीरियंस नॉर्मल डायरेक्शन कैपिटल N। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, n1 प्लस n2, जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन बैलेंस कर रहा है, व्हीकल का कैपिटल N। और ये जो कैपिटल N की वैल्यू है वो क्या होगा, n1 प्लस n2। अगर आप n1 n2 नहीं भी रिप्रेजेंट करते तो भी चलेगा। और व्हीकल के ऊपर एक और फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज द mg, वेट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसी को बैलेंस कर रहा होगा, करेक्ट। सो अब यहां पे क्या होगा, f का वैल्यू क्या हो गया, म्यू इंटू कैपिटल N हो गया, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ठीक है। सो अब इस कंडीशन को अगर हम और एम्फसाइज करते हैं तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा होगा कि यहाँ पे मास की वैल्यू आप कैसे, ये म्यू की वैल्यू हो गया, आप नॉर्मल रिएक्शन को मास के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू वेट, एज यू कैन सी इट ओवर हियर। सो अब ये क्या होगा, म्यू इंटू mg इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mv² अपॉन क्या होगा, ये r हो गया। तो मास ऑफ व्हीकल विल कैंसल आउट। अभी क्या बच गया हमारे पास,
सो ये बच गया है म्यू जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर सिर्फ में वी स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो वी स्क्वायर इज लेस देन, है ना, ये क्या है म्यू आर जी हो जाएगा। तो वी इज लेस देन एंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लेते हैं हम कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो अभी देखो समझने के हिसाब से अगर आप देखो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। दे आर सेइंग कि आपको क्या करना है, आपको म्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ रोड, है ना। जो एवरेज वैल्यू होगा म्यू का वो वैल्यू उन्होंने मेंशन किया। उसके बाद अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, जो टर्न है ना टर्न, वो टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो आपको बता देना जी का वैल्यू, उसको आपने कैलकुलेट किया, देन यू गॉट सम वैल्यू, यू गॉट सम वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि जो व्हीकल का स्पीड होगा दैट शुड बी इक्वल टू दैट और शुड बी लेस देन दैट। किसके लिए? सो दैट व्हीकल शुड नॉट स्किड, व्हीकल स्किड न हो, इसके लिए जो वेलोसिटी से आप ड्राइव करोगे वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी। तो जो वी मैक्स का वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच यू कैन ड्राइव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अब म्यू आर जी से ज्यादा स्पीड से अगर आप ड्राइव करोगे तो व्हीकल आपका 100% स्किड होगा। क्यों? क्योंकि ना उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो अगर ये ग्रेटर होगा ना, वी मैक्स का वैल्यू इससे ग्रेटर होगा, वी मैक्स का वैल्यू इससे ग्रेटर होगा, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर होगा, ये वी मैक्स का वैल्यू ग्रेटर होगा इस कंडीशन से, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, करेक्ट। तो ये वी स्क्वायर ग्रेटर होगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर होगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर होगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर होने का मतलब हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ग्रेटर होने का मतलब कि व्हीकल का चांसेस टू गो आउट ऑफ दिस ट्रैक विल बी मोर, तो वो व्हीकल डेफिनेटली गोइंग टू स्किड। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर वी मैक्स से आप ज्यादा जाते हो तो वी मैक्स अगर क्रॉस होगा, वी मैक्स इंक्रीज, मतलब ये क्या होगा, ये वैल्यू म्यू आर जी से ग्रेटर होगा ना, वी मैक्स इज ग्रेटर देन म्यू आर जी, अंडर म्यू आर जी। इसका मतलब वी स्क्वायर का वैल्यू इज ग्रेटर देन म्यू आर जी, वी स्क्वायर का वैल्यू तो वी स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन म्यू एन और ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑफर हो रहा है उससे क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर आप अंडर म्यू आर जी से ज्यादा जो भी वैल्यू मिला है उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी से आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका व्हीकल डेफिनेटली स्किड हो जाएगा। सो अब ना इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हाट, बैंक कर्व रोड। बैंक कर्व रोड का स्टोरी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर ना जनरल आप कंसिडर करो कंडीशन में, जैसे इस केस में कंपल्सरी नहीं कि जो स्पीड डिसाइडेड है वही रहे हमेशा, हो सकता है ना कोई एफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ रोड ना चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? टायर अगर बहुत पुराना हो गया है ना, बहुत ज्यादा घिस गया है, यानी तो उसके सरफेस बहुत प्लेन हो गया है, तो कोई एफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बिटवीन टायर एंड रोड वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप चाहो या ना चाहो आपका व्हीकल स्किड हो जाए, अंडरस्टूड। सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जिस भी स्पीड, हो सकता है कि ना आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हो, इस कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हो, तो आपका स्पीड ना मान लो कि 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप ना 30 किलोमीटर से भी कम पे जा रहे हो, फिर भी आपका व्हीकल स्किड होगा। क्यों? क्योंकि ना टायर और रोड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कम हो गई, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू ना डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप म्यू किसके हिसाब से ले रहे हो, आप म्यू ले रहे हो नॉर्मल जो है, नॉर्मल टायर होगा और नॉर्मल सरफेस ऑफ रोड होगा। बट हो सकता है ना टायर बहुत ज्यादा प्लेन हो गया है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना इफेक्टिव नहीं हो, या हो सकता है ना ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेन की वजह से भी क्या होता है ना, सरफेस बिकम्स मोर स्लिपरी, है ना। अगर सॉइल होगा तो वो स्लिपरी हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जो डिमांड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि ना अब वेलोसिटी इससे भी कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा बंदा तो स्किड हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगा, उस कंडीशन में डिक्रीज होगा। मतलब यू नीड टू डिक्रीज द स्पीड लिमिट विद विच यू आर ड्राइविंग, है ना। बट क्या होता है कि हम ना उन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। हो सकता है ना रोड के ऊपर ना ऑयल स्प्रेड हो गया है, तो उस केस में भी म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो आपका स्पीड लिमिट है वो भी क्या होगा, वो भी कम होना चाहिए। सो आई होप कि ये सर पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट क्या होता है कि कहीं कहीं पे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे आप टर्न ले रहे हो और आपका व्हीकल स्किड हो गया, मे बी ना यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना। आपको ना कम स्पीड से जाना चाहिए था बट फिर भी आप ना ग्रेटर स्पीड से जा रहे हो, या हो सकता है ऐसा सिनेरियो है जहां पे आप ना स्पीड सडनली कम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में अगर मान लो आप व्हीकल आपका स्किड हो गया, अगर नॉर्मल एरिया में स्किड होता है या कहीं पे कोलाइड वगैरह हो गया तो कोई इशू नहीं है, बट ऐसी जगह पे जहां पे ना अगर टर्न होते टाइम पे स्किड हो जाए तो
बहुत बड़े एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो उस जगह पे हमें खुद से कोई ना कोई सेफ्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक पे क्या होता है, रेसिंग ट्रैक में तो यू कैन अंडरस्टैंड स्पीड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जब भी टर्न ले रहा है बंदा, उस टाइम पे अगर स्पीड को डिक्रीज करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना वो जो भी मैच है उसको हार जाए। तो टर्निंग पे काफी लोग ना अपने स्पीड को डिक्रीज नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब भी रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उस वक्त ही कुछ ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सेफ्टी क्रिएट होती है। तो वो क्या होता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सो एज आई सेड कि हो सकता है जब भी आप टर्न ले रहे हो आपका व्हीकल स्किड हो जाए, तो लाइक यू आर टेकिंग टर्न, अभी जैसे ये सर्कुलर टर्न है, ये टर्न पे ऐसे व्हीकल आपका टर्न ले रहा है, तो हो सकता है स्किड होकर बाहर जाए। तो जब रेसिंग ट्रैक वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना, इन चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत होती है कि हो सकता है व्हीकल जब भी टर्न ले रहा है वो स्किड होकर अगर बाहर चला गया, तो वो ट्रैक से बाहर चला गया, तो क्या होता है ना, रोड को बनाते टाइम पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये व्हीकल ना टर्न के टाइम पे ना स्किड होके बाहर नहीं जा पाए। अगर वो बाहर जाने की कोशिश भी करता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जो उसको अपने ट्रैक पे ही रखता है, ठीक है। तो वो है बैंक रोड, बैंक कर्व रोड। अभी बैंक कर्व रोड में क्या हो गया कि समझो कि अभी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होता है कि ये व्हीकल का कुछ ऐसा कंडीशन है, ये बोल रहे हैं आप व्हीकल को ना, जो रोड है ना उसको थोड़ा सा टर्न कर दो। रोड को टर्न करने का मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके से आप सपोज करो कि ये है, पहले रोड इस पैटर्न में था, ठीक है, व्हीकल यहां पे ऐसे है, बराबर। अब हमने क्या किया है, अब रोड को हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया। रोड को टर्न करने का मतलब समझ रहे हो ना, रोड को टर्न नहीं मतलब रोड को हमने ऐसा टिल्ट कर दिया। सो देयर इज अ इंक्लिनेशन। सो हमने क्या किया है, हमने जो आउटर एज है ना रोड का जो आउटर एज है उसको हमने क्या कर दिया, रेज कर दिया ओवर द इनर एज। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ओवर द इनर एज, मतलब इनर एज को हम कुछ नहीं करते हैं, जो आउटर एज है जहां से वो स्किड होने के चांसेस ब्राइट है, उस एज को हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा अप ले लिया। सो देयर इज अ सम एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये जो एंगल बना है वो है एंगल ऑफ बैंकिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब रोड कर्व्ड है बट हमें बैंक करने से क्या फर्क पड़ता है, उन पॉइंट्स को भी हमें फोकस करने की जरूरत है। एज यू कैन सी द डायग्राम कि बैंक रोड कैसा दिखता है। सो आपको बैंक रोड के हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बैंक रोड ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। तो बैंक रोड की वजह से क्या होगा, व्हीकल को कैसे सपोर्ट मिलता है, उस पॉइंट पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने बैंक रोड लिया है तो आपका अजम्पशन ऐसा है, योर अजम्पशन इज लाइक दिस, कि आप इमेजिन करो कि पहले रोड ना यहां पे रहा होगा, पहले रोड इस जगह पे रहा होगा, ठीक है। सो एज आई सेड कि पहले जो रोड का पैटर्न है वो ऐसे है, इन बिगिनिंग द रोड इज लाइक दिस, करेक्ट। अब क्या होता है कि आपने क्या किया, उस रोड को इंक्लाइन कर दिया। तो रोड को जब आप इंक्लाइन करोगे तो इट्स लाइक दिस ना, ये एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है सबको एक साथ में होल्ड करना, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ आई थिंक अभी बैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला वाला कंडीशन है, तो हमने पहले वाले रोड को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, आपने क्या किया, आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर दिया। सो रेजिंग द आउटर एज ओवर द इनर एज, ये हो गया प्रोसेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब इसी डायग्राम को मैं बनाना चाहता हूं कि अब जो नया जो सर्फेस है, नए सर्फेस को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो नए सर्फेस को जो हमने ड्रॉ किया है, तो नया सर्फेस आपका ऐसे हो गया। तो दिस इज द न्यू सर्फेस ऑफ द रोड। एक्चुअल में क्या होगा, ये कर्व के ऊपर है, बराबर, अलॉन्ग विद द कर्वेचर, ये सिर्फ इंक्लिनेशन है, ये जो है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है, करेक्ट। और आपका जो व्हीकल है ना, व्हीकल के कंडीशन होगा, आपका व्हीकल यहां पे इस तरीके से हो गया और ये उसके व्हील्स हो गए। अब जो भी हमें डिस्क्रिप्शन लेना है या जो भी डिटेल लेना है हमको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ दिस व्हीकल लेना है, ठीक है। अब क्या होता है और कैसे होता है उस पॉइंट्स को देखना है। तो वंस अगेन यू कैन सी इन द डायग्राम की जो व्हीकल्स है कैसे पैटर्न में, ये बेसिकली उसी कंडीशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो ना बेसिक फोर्सेस है व्हिच आर गोइंग टू एक्ट, तो एक तो होता है कि वेट व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो हो गया mg। जो दूसरा फोर्स है वो है नॉर्मल डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस केस में होता क्या है कि जब व्हीकल ना स्किड होता है, तो जनरली व्हीकल स्किड होता है तो क्या होता है, उस पॉइंट को आप ध्यान दो। व्हेन द व्हीकल विल स्किड, जैसे नॉर्मली ऐसा है, व्हीकल ऐसा टर्न ले रहा है, जब स्किड हो रहा था ऐसे बाहर की तरफ जाता है, करेक्ट। ये क्या कह रहे हैं, इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अब जब व्हीकल ना स्किड होगा, ठीक है, चलो अभी ये सरफेस पहले का सरफेस अभी ऐसा हो गया, जब व्हीकल स्किड होगा ना, देखो अभी व्हीकल इस पोजीशन में आ गया, करेक्ट। अब जब व्हीकल स्किड होगा ना, व्हाइल टेकिंग टर्न व्हेन द व्हीकल स्किड्स,
व्हीकल विल ट्राई टू गो लाइक दिस, व्हीकल ऐसे जाने की कोशिश करेगा। देखो अहेड तो जाएगा ही ना, व्हीकल विल मूव अहेड बट अलॉन्ग विद दैट इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द आउटर एज, आउटर एज की तरफ जाने की कोशिश करता है अलॉन्ग विद गोइंग इन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, प्लस ये ना इस साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा टास्क ये है ना इस डायरेक्शन में जाने वाले मोशन को अपोज करना है। तो जब आप इसको इंक्लाइन कर देते हो ना, व्हेन वी आर डूइंग द बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से क्या होता है, दिस सिनेरियो विल बी क्रिएटेड। और जब ये व्हीकल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड, अगर आपको याद होगा ना फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओवर द इंक्लाइन प्लेन, जब भी बॉडी ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है उस टाइम पे फोर्स एक्ट होता है। ये हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में किया था, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इंक्लिनेशन ही होता है, एंगुलर रिपोज एंड ऑल का कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अवेयर। तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है सिस्टम के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे ये कंडीशन आप लेते हो वैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है ना अलॉन्ग द सरफेस, ये ना ये जो ये पर्टिकुलर पार्ट सरफेस ऑफ रोड एंड ये टायर के बीच में होगा। तो उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इट इज पैरेलल टू दी रोड इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि व्हीकल स्किड होकर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। सो दीज आर द थ्री फोर्सेज व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। अब क्या करना है, जो फोर्सेज ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ना आप उसी रेफरेंस में देख लो, आप उन फोर्सेज को देख लो, तो नॉर्मल रिएक्शन इज नाइदर ऑन वर्टिकल नॉर ऑन हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नाइदर ऑन हॉरिजॉन्टल नॉर ऑन वर्टिकल, ठीक है। और जो वेट है ये एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में। एज यू कैन सी थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन व्हीकल। कौन से तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? जो पहला फोर्स है आपका वो mg है, ठीक है। वो कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल N, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और वो कहां एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface of road, to the surface of road। जो रोड का सरफेस है उसको परपेंडिकुलर है। जो थर्ड पॉइंट है वो है फ्रिक्शनल फोर्स F, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और ये कहां पे एक्ट हो रहा है, या फ्रिक्शन फोर्स या दिस फ्रिक्शन वो कहां एक्ट हो रहा है, अलोंग द सरफेस ऑफ रोड, along the surface of road, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ना इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है तो आप किस टर्म में बैलेंस करोगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के टर्म में इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें से नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दीज टू फोर्सेस आर नाइदर एक्टिंग वर्टिकल और नॉर हॉरिजॉन्टल, दे आर एक्टिंग इन बिटवीन। तो इनको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करके वी विल ट्राई टू बैलेंस देम। सो लेट्स सी क्या करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करते हो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि नॉर्मल रिएक्शन के दो फोर्सेस अगर आप लेते हो तो एक वर्टिकल ऐसे हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला ये डायरेक्शन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ना एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। अगर आपने ये फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन में हमने ना मोशन ओवर द इंक्लाइन प्लेन पे जब भी डिस्कस किया था तो क्या होता था कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, ये न्यू नॉर्मल रिएक्शन के साथ में और वेट वाली लाइन के साथ में एंगल थीटा बनाता था, ठीक है। मतलब पहले एक्चुअल में ऐसा होता है कि पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका इस प्लेटफॉर्म पे है, करेक्ट, एंड देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्चुअल नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हमने बॉडी को इंक्लाइन कर दिया, है ना, बाय इंक्लाइनिंग दिस सरफेस। हमने क्या किया, सरफेस को इंक्लाइन कर दिया। जब आप सरफेस को इंक्लाइन करते हो तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन नया वाला हो गया। तो जो न्यू नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ओल्ड नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बनाएगा वो डिपेंड करता है इस इंक्लिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो सेम स्टोरी यहां पे। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा, सो ये n है तो दिस वैल्यू इज व्हाट, n cos थीटा। और ये रिजॉल्व हो गया तो इसका नाम क्या होगा, n sin थीटा हो गया। तो यू कैन मेंशन कि n रिजॉल्व्स इनटू किसमें रिजॉल्व होगा, इनटू n cos थीटा एंड n sin थीटा। देखो अगर आपको मेंशन करना तो यू कैन मेंशन कि ये वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट आल्सो यू कैन मेंशन। और उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन को भी हमें रिजॉल्व करना है। अब हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो अभी फ्रिक्शन को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट उसका यहां बनेगा, दूसरा उसका कंपोनेंट वर्टिकली डाउन ऐसे बनेगा, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एंगल डिसाइड करना, कैसे एंगल डिसाइड करोगे? तो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दीस टू लाइंस आर पैरेलल ना, सरफेस ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन आर पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो फिर सी ना ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, बराबर। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। सो व्हेन दिस इज थीटा, तो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट फ्रिक्शन के टर्म में? ये होगा f cos थीटा, एंड f विल रिजॉल्व अबाउट दिस एक्सिस, ये होगा f cos थीटा। इस एक्सिस पे रिजॉल्व होगा तो इसका नाम हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें थोड़ा आगे लेके जाना है। तो क्या है क्राइटेरिया? अब ना n रिजॉल्व हो गया तो आप बताओगे f रिजॉल्व्स इनटू f cos थीटा एंड f sin थीटा। देखो अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो कि f cos थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया और f sin थीटा वर्टिकल हो गया, बट दैट्स नॉट नीडेड। अब हम क्या करते हैं ना, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हम देखते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, उनको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये सेंटर से इसके देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट में एक हो गया n cos थीटा, फिर दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा होगा और mg हो गया। बट इफ यू सी n cos थीटा इज एक्टिंग वर्टिकली अप, f sin थीटा mg आर एक्टिंग वर्टिकली डाउन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले को लिखा n cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये f sin थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो गया? mg हो गया। अब इस इक्वेशन को आप अरेंज करो, तो व्हेन यू अरेंज दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस क्या होगा? f sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? ये mg हो गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है हमको? अब यहां पे हम ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है? f cos थीटा और n sin थीटा है, एंड बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या फायदा है? मतलब उसके ऑपोजिट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि ये एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर पाथ में क्या करना है हमको? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? n sin थीटा और f cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, तो देयर विल मेंशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है यहां पे नाम उनका? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दैट इज n sin थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, n sin थीटा f cos थीटा प्लस f cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स n sin थीटा f cos थीटा प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए? फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? सो व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन? सो नया इक्वेशन आपका होगा n sin थीटा प्लस क्या है? ये f cos थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज व्हाट? mv स्क्वायर अपॉन व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। ये ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब ना हमारा मेन टास्क ये है कि हमको ये सारी डिटेल निकालने इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या होता है कि ये tan थीटा विल गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो tan थीटा कैसे मिलेगा? तो हमने नॉर्मल डायरेक्शन के टर्म में देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में नॉर्मल डायरेक्शन n sin थीटा, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा? n cos थीटा। तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा होगा तो शायद हमको tan थीटा मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, ठीक है। ये एकदम प्रॉपर मेथड तो नहीं है, आगे बढ़ के हमको पता चलेगा क्या करना है। तो ये n sin थीटा हो गया प्लस क्या होगा? ये f cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? इसको हमने डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 है n cos थीटा माइनस क्या है? f sin थीटा। अब मैं क्या करूं? उसको डिवाइड कर दिया किसे? mg से। तो ये इसको सिर्फ mg लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, mg अपॉन 1 ले लिया मैंने, तो इट विल बी इजियर फॉर कैलकुलेशन। तो क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r हो गया इनटू क्या है? 1 अपॉन mg हो गया। तो ये mm कैंसिल हो जाएगा। व्हाट डू वी गेट फाइनली? v स्क्वायर अपॉन rg हमको मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा? ये इक्वेशन नंबर 3 है, बट प्रॉब्लम ऐसा है ना, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट tan थीटा बट मिला नहीं। तो tan थीटा के हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ tan थीटा चाहिए नॉर्मल कंपोनेंट के थ्रू। अच्छा, नॉर्मल कंपोनेंट के थ्रू tan थीटा अगर हम लेते हैं तो क्या होगा ना, हमको पता चलेगा सिस्टम को बैलेंस कैसे करना, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ओनली द सिस्टम व्हिच विल बैलेंस द व्हीकल, बराबर ना। जो बैलेंस है ना, इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा? इसके वेट को बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। तो हम नॉर्मल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हैं सारी चीजों को। तो आप क्या करना है, आपको n sin थीटा को आप ना डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? n cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो शायद tan थीटा मिल जाए हमको। तो अभी हम कैसे लिखेंगे? कैसे? क्योंकि हमको ना सिर्फ इसी पर्टिकुलर पार्ट को डिवाइड करना है, इस पार्ट को डिवाइड नहीं करना। तो अब आप यहां मेंशन करते हो
अभी तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करते हो? बाय n cos थीटा ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा इक्वेशन, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो जो n sin थीटा है वो n sin थीटा ही रहेगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया n cos थीटा से, करेक्ट। प्लस जो f cos थीटा है उसको भी आपने डिवाइड कर दिया है n cos थीटा से, अपॉन जो n cos थीटा है वो तो n cos थीटा है ही, उसको भी हमने उसी से डिवाइड कर दिया है n cos थीटा से, माइनस जो f sin थीटा है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया f cos थीटा से। एंड व्हाट इज लेफ्ट ऑन राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में भी आपका क्या बचा है? v स्क्वायर अपॉन rg बचा है, ठीक है। अब देखते हैं जो भी कैंसिलेशन हो सकता है, n विल कैंसिल विद n, यहां पे cos थीटा विल कैंसिल विद cos थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? n cos थीटा विल कैंसिल कंप्लीटली विद n cos थीटा, और यहां पे कुछ बच गया, यहां ये n cos थीटा, तो यहां पे f भी बचेगा, n भी बचेगा, sin थीटा cos थीटा भी बचेगा। तो लेट्स सी कि हमें करना क्या। अभी ये पर्टिकुलर पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट? जो लेफ्ट आउट पार्ट है उसको मैं लिख लेता हूं। हमको क्या मिला? sin थीटा मिलेगा अपॉन क्या मिला? cos थीटा मिला, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको? यहां पे ये sin थीटा cos थीटा प्लस है, प्लस क्या है? f अपॉन n। ये तो आप ना नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली आप लिख दोगे आंसर तो भी चल जाएगा। n cos थीटा कैंसिल होगा तो -1 हो गया, वो 1 हो जाएगा। फिर क्या है? f अपॉन 1, एक क्वांटिटी मिल गया हमको, दूसरी क्वांटिटी क्या मिली हमको? sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। एंड व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड? v स्क्वायर अपॉन rg हमको मिला, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट में एक चीज आप देख लो कि जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू n, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो जो म्यू की वैल्यू होता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो जहां पे भी फ्रिक्शन में कोई नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा वी विल पुट दैट वैल्यू। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट? tan थीटा। f अपॉन n का वैल्यू क्या होगा? म्यू हो गया, अपॉन इट्स 1 माइनस f अपॉन n इज म्यू, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट? tan थीटा। तो इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। हमारा टास्क है टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक कर्व रोड। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या होगा? ये rg हो गया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? tan थीटा प्लस म्यू हो गया अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब v का वैल्यू क्या होगा? v इज अंडर रूट ऑफ rg इन ब्रैकेट व्हाट इज दिस? tan थीटा प्लस म्यू, ठीक है, अपॉन क्या होगा? ये 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये है आपका मैक्सिमम स्पीड। मतलब आप एक व्हीकल को इस स्पीड से ड्राइव करोगे, सेफली ड्राइव कर सकते हो आप, बट अगर आप इससे ज्यादा जाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उस पे से, अब स्किड होने का मतलब कितना स्किड होगा वो तो अलग बात है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि ये मैक्सिमम स्पीड है टू ड्राइव सेफली। ये सेफ्टी का मैक्सिमम स्पीड है, दैट यू कैन से। एक और पॉइंट है, यहां पे कभी कभी आपको ना डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज द बैंक रोड, या व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड और व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो पहले तो आपको बताया बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज of the road over the inner edge, मतलब the process of raising the outer edge over the inner edge is called as banking of road। इस प्रोसेस को हम banking of road बोलते हैं, जिसमें outer edge को हमने थोड़ा सा उठा दिया है और inner edge वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। और angle of banking क्या होता है? So angle through which outer edge is raised over the inner edge, मतलब जिस एंगल से आप आउटर एज को ओवर इनर एज पर रेज करते हो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर इन्हें किस डेफिनेशन के लिए पूछा तो आप लिख सकते हो, बट ये पर्टिकुलर पार्ट यहां पे खत्म नहीं होता। अब इनके ना क्वेश्चन ऐसे कि अगर हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इंक्लाइन सरफेस में बट ना फ्रिक्शन की वैल्यू इफेक्टिव नहीं है ना। वी इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग, सिर्फ ना बैंकिंग का ही इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। और फिर सेकंड केस में इन्होंने क्या बताया कि चलो ठीक है, मान लो ये ना बैंकिंग ही नहीं है तो क्या होगा? बैंकिंग नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हो जाएगा, दैट वी ऑलरेडी नो। सो इफ, इसमें हम दो केसेस ले लेते हैं। जो फर्स्ट केस है केस वन में क्या दिया इन्होंने? इफ नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो एफ का वैल्यू 0 हो गया, करेक्ट। तो एफ की वैल्यू 0 हो गई तो जो म्यू का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा v का। v इज इक्वल टू अंडर रूट में rg तो रहेगा ही, अंडर रूट ऑफ ये rg हो गया, करेक्ट। ब्रैकेट में देखो
टेन थीटा भी रहेगा, तो कोई इशू नहीं है, टेन थीटा भी रहेगा। फिर क्या प्लस म्यू का वैल्यू 0 हो गया, करेक्ट, इन डिनोमिनेटर 1 माइनस, यहां पे का म्यू टेन थीटा में म्यू 0 है तो पूरी वैल्यू 0 होगी ना, म्यू टेन थीटा भी 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, ठीक होगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इज दैट क्लियर? ये हो गया, इसको ना ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछा ना फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड, तो आपको ना v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो केस हमने लिया है वो क्या है कि अगर मान लो बैंकिंग ही नहीं है तो केस 2, सो इफ थीटा इज 0, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो देखो साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, समझने के हिसाब से। तो ये साइन 0 हो गया, ये कॉस 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 की, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा पूरा एक टर्म ही 0 हो गया। तो लेट्स सी, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज अंडर रूट ऑफ आर जी तो रहेगा ही, करेक्ट, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई है, प्लस म्यू भी रहेगा अपॉन 1 माइनस, अभी म्यू टेन थीटा में अगर आप लेते हो ना, म्यू टेन थीटा में, तो टेन थीटा की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो व्हाट इज इन द ब्रैकेट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो म्यू आर जी, तो ये क्या होगा, इट्स अ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो अगर बैंकिंग है ही नहीं तो कर्व रोड है अगर, तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वाला ही आएगा ना फॉर्मूला, मतलब जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड के डेरिवेशन किया वो करेक्ट है इसका मतलब, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़े नए हैं हमारे लिए, ठीक है, ये चीजें हमने पहले नहीं करी हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।